बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर कर रहा हूं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इज़हार ख़याल हो रहे हैं, क्योंकि वो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, इक़्तिदार पर वो काबिज़ हुए थे और उनको आइन से इन्हराफ, आइन तोड़ने पर अदालत ने सज़ाए मौत भी सुनाई और उनकी सज़ा को फिर दूसरी अदालत ने सस्पेंड भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है अभी भी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब एक ताकतवर हुक्मरान थे। हम ज़रा थोड़ा सा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का और आज के दौर का। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, बिल्कुल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। लेकिन उनको जब बरतरफ किया साबिक वज़ीर आज़म यानी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और वो बैरून मुल्क थे, श्रीलंका का दौरा करने गए हुए थे, वापस आ रहे थे, अभी जहाज़ में थे, तो उनको सैक कर दिया गया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो मुल्क से बाहर थे और उनकी अदम मौजूदगी में बाकी इंस्टीट्यूशन ने, कोर कमांडर्स ने फैसला किया और उन्होंने अमूर ममलिकत अपने कंट्रोल में ले लिए। और 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लैंड उस वक्त किया जब फ़ौज मुकम्मल तौर पे मुल्क पे कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। नवाज शरीफ साहब को हाउस अरेस्ट किया जा चुका था और दीगर रहनुमाओं को, और इस तरीके से ये मामला हुआ था। उसके बाद उन पर 3 नवंबर 2007 एमरजेंसी का निफाज हुआ और जजिस को सैक किया गया। उस वक्त उन्होंने एक एमरजेंसी लगाई। उसके बाद फिर एक वकला तहरीक चली। वकला तहरीक के नतीजे में उनका इक़्तिदार कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया। जब 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाई तो उन्होंने टीवी चैनल्स को बंद कर दिया था, टीवी चैनल्स की नशरियात रोक दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी चैनल्स खुलना शुरू हो गए। लेकिन इतना ज़्यादा जुल्म इस ज़माने में जो इन 9-10 महीनों में किया गया, बाजवा साहब के नवंबर तक यानी कि 9 अप्रैल से लेके नवंबर तक जो PDM और बाजवा साहब की मौजूदगी में जो हुआ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म, जो कुछ मीडिया के साथ किया गया और जो कुछ सियासी मुखालिफिन के साथ किया गया, इतना बदतर सलूक परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ था। और ख़ास तौर पे जब एमरजेंसी नाफिज की, उन्होंने पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उन्होंने टीवी चैनल्स को लाइसेंस दिए और ये प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हीं के दौर की पैदावार है जो इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स नज़र आ रहे हैं। ये लाइसेंस और ये कॉन्सेप्ट परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था। उनके साथ आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, सौ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें, परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन शिकनी की सज़ा दी गई थी, आइन शिकनी की गई। उन्होंने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाई। लेकिन 12 अक्टूबर 99 का जो इक़दाम किया गया था, 12 अक्टूबर 99 के मार्शल लॉ पे उनको ट्रायल नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको 12 अक्टूबर 99 के इक़दाम को जवाज़ दिया था। और उस जो जवाज़ देने वाले जजेस थे उनमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी शामिल थे। 12 अक्टूबर 99 को के इक़दाम पे उनको कोई ट्रायल नहीं किया गया। उसकी वजह ये थी कि उनमें बहुत सारे इनके अपने पर्दानशीन भी आने थे। लेकिन उसके बाद नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी थी उस पर उनको ट्रायल किया गया और उस पर ही उनको, और ये नवाज शरीफ साहब ने किया। और नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने इक़्तिदार लिया था, उनको बरतरफ किया गया। फिर वो NRO के नतीजे में वो वापस आए और वापस आके उन्होंने दोबारा पॉलिटिक्स शुरू की। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को इक़्तिदार मिला, उन्होंने उनको मुआख़ज़े की तहरीक पहले कहा गया, इम्पीचमेंट करने हैं, इम्पीचमेंट के से पहले ही परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है जी। आजकल इस वक्त ये पिछले 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेके आज तक हो क्या रहा है? क्या आईन पाकिस्तान को तस्लीम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आईन पाकिस्तान से सरीहन इन्हराफ किया जा रहा है, कानून से सरीहन इन्हराफ किया जा रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि आईन पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। उसकी वजह स्पीकर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और गवर्नर साहिबान अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, आइन की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं और बल्कि ये कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, साबिक स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने, कायम मुकाम स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर किए। मौजूदा स्पीकर कहते हैं कि बिल्कुल जनाब ये इस्तीफ़े मैं जांच पड़ताल करने के बाद करूँगा। लेकिन
जब PTI वापस जाने का इरादा करती है तो वो इस्तीफे फ़ौरन जांच पड़ताल के बगैर ही मंजूर कर लिए जाते हैं। एक स्पीकर जायज़ है, आइनी है, दूसरा स्पीकर आइनी नहीं है। एक स्पीकर दूसरे स्पीकर के अहकामात नहीं मान रहा। कौमी सूबाई असम्बलियाँ टूटी, 2 पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। गवर्नर साहिबान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद हैं उन पर इलेक्शन करवाने के 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन ना ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तारीख दे रहे हैं, ना ही गवर्नर पंजाब दे रहे हैं, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक ऐसा कोई वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएंगे। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी और पंजाब का भी मामला दोनों हाई कोर्ट्स में पहुँचे हुए हैं। हाई कोर्ट्स आला तरीन अदलिया ऑर्डर पास करते हैं, उन पर अमल नहीं होता, बल्कि उसके नतीजे में जो इस 9 अप्रैल से लेके आज तक जितना भी विक्टिमाइज़ किया गया है पॉलिटिकल लोगों को, अपोजिशन को और इसके बाद मीडिया को, इसकी मिसाल मेरा ख्याल है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के 9 सालों 10 सालों में भी नहीं मिलती। वो 99 में आए थे और 2008 में गए, तो 9 साल वो बरसर इक़्तिदार रहे। उन 9 सालों में इतना जुल्म सितम नहीं हुआ जितना इन 9 महीनों में हुआ है, और जिस तरीके से जबर किया गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा दी गई 3 नवंबर 2007 की, जबकि ये जो रिसेंट में हुआ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, ये जो रिजीम चेंज है, परवेज़ मुशर्रफ साहब को अगर सज़ा दी जानी थी तो 12 अक्टूबर 99 की दी जानी थी, लेकिन उस पर ट्रायल नहीं किया गया। उस पर वफाकी काबीना ने कोई एक्ट नहीं किया, हुकूमत नहीं किया। इसकी वजह वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बचाना था, शायद इसलिए ये काम किया गया। फिर 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी में भी जो उनके मुआवनीन थे उनको कुछ नहीं कहा गया, बल्कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब को उनका ही सिर्फ ट्रायल किया गया। 2 बातें। तीसरा, इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैंने बताया कि आम इंतखाबात वो नहीं हो रहे, और इस तरीके से बाकी बाजवा साहब ने जो कुछ किया बंद कमरों में बैठ के, और ये एक हुकूमत पहले, अब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि हमें भी गैर आइनी तरीके से निकाला गया, और उसके पीछे भी वो कहते हैं बाजवा साहब थे। और दूसरा इमरान खान साहब रिजीम चेंज, वो भी कहते हैं कि ये सारा कुछ वही हुआ और ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारे फैसले किए गए। और मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस बात को एंडोर्स करती है, बल्कि उसने खुद आके ये बताया कि ये हमें तो बुला के कहा गया कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपना गवाही दे चुकी हैं कि ये सब कुछ जो रिजीम चेंज हुआ ये बाकायदा तौर पे इनके पीछे बाजवा साहब थे। तो उस वक्त और फिर उस रिजीम चेंज के नतीजे में इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, जिस वक्त बदतरीन क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, पहुँच चुका है बल्कि, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? तो कौन सा बड़ा जुर्म, बड़े जराइम अगर आप कंपैरिजन करें मुशर्रफ साहब को और मौजूदा को, तो सबसे ज़्यादा जराइम, सबसे ज़्यादा गैर-आइनी इक़दामात, सबसे ज़्यादा गैर कानूनी इक़दामात, अदालतों के फैसलों का एहतराम न करना। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, यानी अमलन इस वक्त जो है वो सिविलियन, आप कह लें सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है, जब आइन के बहुत सारे शिकों को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, अपोजिशन को तस्लीम नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि तौहीने मुंशी पे गद्दारी और बगावत के मुकदमात, यानी इन 9 महीनों में जितने गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज हुए हैं, और सैकड़ों नहीं मजमूई तौर पे हज़ारों FIRs दर्ज हुई हैं, मजमूई तौर पे 1000 से ज़्यादा FIRs इस वक्त तक दर्ज हो चुकी हैं, और सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस वो ये इस अज़ाब को फेस कर रहे हैं। तो इससे कंपेयर कर लें कि एक तरफ आप कहते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर था और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक मुंतखब अपनी हुकूमत जो कि कहते हैं कि हम मुंतखब हैं और हम अदम एतमाद के नतीजे में, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में हम बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो उनका दौरे हुकूमत भी आप कंपेयर कर लें और उनका भी एक डिक्टेटर का भी दौरे हुकूमत कंपेयर कर लें। अगर इकॉनमी देखें तो उस वक्त इकॉनमी महा बेहतर थी, और आज इकॉनमी महा एक इंतहाई गड़े की तरफ जा चुकी है। सियासी बहरान उस वक्त का देख लें, सियासी बहरान इस वक्त का देख लें, उस वक्त सियासी इस्तेकाम था या इस वक्त सियासी इस्तेकाम है। तो इसलिए जब भी कोई फ़ौजी हुक्मरान इस तरह के इक़दामात करता है या वो इक़्तिदार पे काबिज़ होता है, तो लोग उसको इसीलिए वेलकम करते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो नाकामियों की और नाअहलियों की एक दास्तान रकम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर
کوئی پوچھے کہ اس وقت بھی ملک کی کیا صورتحال ہے، تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ سیاستدان آپس میں لڑ مر رہے ہیں، گریبان ایک دوسرے کا پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ نوچے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس وقت اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ اتنی ہی ٹالرنس ہو جائے۔ ارکان پارلیمنٹ کے لاجز کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز قابض ہیں، جبکہ آئین میں بھی گنجائش موجود ہے، قانون میں بھی گنجائش موجود ہے، روایت بھی موجود ہے کہ جب تک اگلے ارکان پارلیمان نہ آ جائیں تو آپ ایک سٹینڈرڈ رینٹ دے کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک عظیم الشان دور چل رہا ہے اور اب وہ تسکین نہیں مل رہی، وہ تالے توڑے جا رہے ہیں، اور تالے توڑ کے، اور وہ بھی چن چن کے لوگوں کو جو زیادہ بولتے ہیں، فواد چودھری صاحب کا، شیخ رشید صاحب، معمر ترین سیاستدان، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں صرف ایک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور چند لوگ یہ، اور اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب، یہ ہوا تھا ٹوٹل، اور اس طرح کے، لیکن وہ ہوا تھا 9 سالوں میں یہ واقعات ہوئے تھے، لیکن اس وقت 9-10 مہینوں میں اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اس وقت بے لباس نہیں کیا گیا تھا، لوگوں کو اس وقت اٹھایا نہیں جاتا تھا، بے لباس نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج بے لباس کیا جا رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کا جو ایک دوسرا اینگل ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ، یہ ان کا ایک ڈارک پہلو ہے، تاریک پہلو ہے کہ انہوں نے اس میں امریکہ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور امریکی مداخلت بہت زیادہ ہوئی، اور بہت سارے لوگ امریکہ کے حوالے کیے گئے، گوانتانامو بے میں گئے، اور گوانتانامو بے کی جیلوں سے رہا ہو کے بھی پھر واپس آئے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ پاکستان کی کوآپریشن تھی، وہ ایک غیر ضروری طور پہ بہت ہی زیادہ حد تک انوالو ہو گئے تھے، اور پاکستان میں غیر ملکی اثر و رسوخ، اور خاص طور پہ امریکنز کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ان کے دور میں۔ بہرحال مائنس پلس، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ صورتحال اگر آپ کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو اور باجوہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مشرف صاحب کو جس معاملے میں ٹرائل کیا گیا تھا، ان کا جرم اور اس وقت کے جو ہیں اقدامات، دونوں میں زیادہ سخت کون ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔